नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। तो प्यारे दोस्तों, फरवरी के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पीएम मोदी द्वारा कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया। क्या क्वेश्चन है? एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का जो उद्घाटन है पीएम मोदी द्वारा कहां पर किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर के देवगुराड़िया में ट्रेंचिंग ग्राउंड के 15 एकड़ क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? गोबरधन। क्या नाम रखा गया? गोबरधन। दोस्तों, इस प्लांट की दिल्ली की एक कंपनी ने 150 करोड़ रुपए में तैयार किया। कितने में? 150 करोड़ में। इससे शहर में 400 सिटी बसों को चलाया जाएगा और यह एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर के देवगुराड़िया में इसका प्लांट बना हुआ है और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, इस प्लांट की खास बातों के बारे में जानने तो दोस्तों, दिल्ली की कंपनी ने 150 करोड़ रुपए में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया। गीले कचरे से हर दिन 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी बनाई जाएगी। कितनी सीएनजी बनाएगी? 17,500 किलोग्राम। फल और सब्जी, खराब खाना और हरी पत्ती और फूलों के वेस्ट से ये सीएनजी गैस तैयार की जाएगी और डीजल से चलने वाली बसों में बदलाव कर उनके इंजन को किसमें परिवर्तन किया जाएगा? सीएनजी में। पहले चरण में दोस्तों 55 सीएनजी बसें इसी महीने से चलने लगेगी और इंदौर में अभी तक 2 बायो सीएनजी प्लांट काम कर रहे हैं। कितने बायो सीएनजी प्लांट? 2 बायो सीएनजी प्लांट है वो इंदौर में अब तक काम कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कितने साल के बच्चों के लिए सरकार ने हार्नेस बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य किया। क्या क्वेश्चन है? कितने वर्ष के बच्चों के लिए सरकार ने हार्नेस बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य रूप से किया गया है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह पूर्ण रूप से अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सेंट्रल मोटर एक्ट नियम 1989 का बदलाव कर नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत क्या होगा? 9 महीने से लेकर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हार्नेस बेल्ट और हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है और यह नियम कब लागू हुआ? 15 फरवरी 2023 से लागू होगा। कब से? 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा। 4 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए हार्नेस बेल्ट और हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों को समिति अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्या क्वेश्चन है? टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा गीता मित्तल को। दोस्तों, ये नियुक्ति दिल्ली हाईकोर्ट की जज रेखा पाटिल की पीठ ने की। किसने की? रेखा पाटिल पीठ ने इसे नियुक्ति दी है और कोर्ट ने आदेश दिया कि टीटीएफआई की ओर से किसी भी खिलाड़ी या अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों के साथ सभी संचार अब केवल प्रशासकों की सीमित माध्यम से होंगे। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य रह चुकी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गीता मित्तल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया, वो कौन थे? फुटबॉलर, क्रिकेटर, कमेंटेटर या कवि? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वो एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, पूर्व फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता मिडफील्डर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग जैसे फुटबॉल क्लबों के लिए भी खेला। वह बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 1917 एशिया खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे। दोस्तों,
अगला क्वेश्चन, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये पुस्तक रो खन्ना के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से अमेरिकन्स की जीवन शैली लाइफ स्टाइल पर क्या प्रभाव पड़ा। और एक भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद है, कौन? रो खन्ना, और ये इंडो अमेरिकन्स है। फिर दोस्तों हाल ही में बात करें प्रकाशित पुस्तकों की, तो सैमुअल मोयन, ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एमेंडन्स पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर। फिर बिल गेट्स की पुस्तक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। राजीव भाटिया की भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स। सागरिका घोष की अटल बिहारी वाजपेयी, और नवदीप सिंह गिल की गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। यह हाल ही में प्रकाशित हुई नई पुस्तकें हैं। तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी को। कब मनाया गया? 19 फरवरी को। दोस्तों फरवरी के तीसरे सप्ताह के शनिवार को वर्ल्ड पेंगोलिन डेज मनाया गया। इस वर्ष यह आयोजन का 11वां संस्करण है और इसका उद्देश्य क्या है? पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पेंगोलिन एकमात्र मैमुअल है जो स्केल से ढका हुआ होता है। इसके ऊपर जो ये खाल है वो किसकी होती है? स्केल की। और इसके शरीर पर कैरोटीन से बना स्केल पाया जाता है। किससे बना हुआ? कैरोटीन से बना हुआ स्केल पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे, एग्जाम में छप सकता है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 जिसमें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? पुष्पा द राइज। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कब किया गया? 20 फरवरी 2022 को मुंबई में इसका आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के वितरण किए गए। दोस्तों बात करें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की, तो इसमें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा द राइज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया। और फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान का अवार्ड आशा पारेख को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार केन घोष को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार पाउली, और टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड अनुपमा को दिया गया। तो यहां से आपके एक क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंटर ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो दोस्तों 2022 के विंटर ओलंपिक में प्रथम स्थान पर आपके नार्वे। कौन सा देश रहा? नार्वे। दोस्तों बात करें विंटर ओलंपिक 2022 के आयोजन की, तो इसका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया और इसके अंदर 91 देशों ने हिस्सा लिया। और इसका आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 में किया गया। इससे पहले दोस्तों बीजिंग 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का भी आयोजन कर चुका है। यहाँ पर 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और इस बार विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन भी बीजिंग में किया गया। और इस प्रकार बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन करने वाला पहला शहर बन गया। दोस्तों एक बार नजर डालें विंटर ओलंपिक मेडल की टेबल पर, तो दोस्तों इसमें फर्स्ट नंबर पर आपके नार्वे जिसने 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहली रैंक पर रहा और कुल कितने मेडल प्राप्त किए? 37। और जर्मनी सेकंड नंबर पर रहा जिसके गोल्ड 12, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 27 मेडल प्राप्त किए। तीसरी रैंक पर आपके चाइना जिसने गोल्ड में 9 और सिल्वर 4 और ब्रॉन्ज मेडल कितने? 2, कुल मिलाकर 15 मेडल।
तो दोस्तों फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे, सेकंड पर जर्मनी, थर्ड पर चाइना। विंटर ओलंपिक मेडल 2022 में सबसे पहले नंबर पर नॉर्वे जिसने 37 मेडल प्राप्त किए, और दूसरे नंबर पर आपके जर्मनी जिसने कुल 27 मेडल, और तीसरे नंबर पर चाइना जिसके हिस्से में कितने 15 मेडल, और चौथे नंबर पर यूएसए जिसके हिस्से में 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 25 मेडल प्राप्त किए। और पांचवें नंबर पर स्वीडन जिसने 8 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ही ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 18 मेडल प्राप्त किए। और दोस्तों इसमें बात करें इंडिया की, तो भारत की तरफ से आरिफ खान शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? आरिफ खान ने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत 1983 के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा। ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन 2023 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कॉन्वेंशन सेंटर में होगा। आईओसी सत्र आईओसी के सदस्यों की एनुअल मीटिंग है, और आईओसी में कुल 101 सदस्य होते हैं जिनके पास मतदान का अधिकार होता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? 23 जून 1894 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और आईओसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल और शीतकालीन ओलंपिक खेल और युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है वो कब की गई? 23 जून 1894, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट दोस्तों, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? उमादास गुप्ता द्वारा। दोस्तों इस पुस्तक में रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में बताया गया। किनके जीवन के बारे में? रविंद्रनाथ टैगोर। श्री निकेतन की स्थापना पर भी प्रकाश डाला गया है, और इस पुस्तक में खेती के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसानों की स्थिति में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है वो भी इस पुस्तक के माध्यम से बताया गया है। तो दोस्तों यह पुस्तक किसके जीवन पर है? रविंद्रनाथ टैगोर के। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, मनिका बत्रा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट किया है? किस कंपनी ने किया? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एडिडास। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें मनिका बत्रा, टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ये किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा कॉमनवेल्थ गेम 2018 में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और आईटीटीएफ रैंकिंग में टॉप 15 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? मनिका बत्रा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य समारोह किस राज्य में शुरू हुआ? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो नृत्य समारोह शुरू किया गया। दोस्तों 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक? 20 फरवरी से 26 फरवरी तक। खजुराहो नृत्य समारोह का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन? मंगू भाई पटेल। इसका जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर हुआ? खजुराहो में। इस वर्ष महिलाओं के लिए दिल खेल के घूमो मैराथन का आयोजन भी किया गया। कौन सा मैराथन? दिल खेल के घूमो। फिर दोस्तों बात करें खजुराहो नृत्य समारोह के बारे में, तो इसके मुख्य बिंदु है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत 1975 में मंदिर परिसर से हुई थी, और इसका आयोजन संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। महोत्सव में कोरिया, अर्जेंटीना, वियतनाम, ब्रुनेई, फिनलैंड, मलेशिया, थाईलैंड और लाओ के राजदूत और उच्चायुक्त भी शामिल होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर दोस्तों बात करें खजुराहो की। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये किनके द्वारा बनाए गए? चंदेल राजाओं के द्वारा इन खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया। और इन मंदिर का जो निर्माण है 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में इन खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ। और इन खजुराहो के मंदिर में प्रमुख मंदिर लक्ष्मी मंदिर, वराह मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कंदारिया महादेव का मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये इनके प्रमुख मंदिर है। और इन मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में 1986 में शामिल किया गया। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, याद रखना है कि खजुराहो के मंदिर को WHO वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कब शामिल किया गया? 1986 में। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, वो कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, अर्थशास्त्री या कवियत्री? तो दोस्तों शकुंतला चौधरी क्या थी? एक सामाजिक कार्यकर्ता। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शकुंतला चौधरी के बारे में बात करें तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने कितने साल तक? 102 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया और वह लोकप्रिय रूप से शकुंतला बाई देव के नाम से भी जानी जाती थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। शकुंतला चौधरी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इन्हें 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और उन्होंने ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए भी काम किया। तो ये एक रूप से मदर टेरेसा थी शकुंतला चौधरी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत और किस देश ने ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत और किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, इसका आयोजन है, वो किसके साथ हुआ? ओमान के साथ। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 तक ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया। राजस्थान के जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का ये कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण। इस अभ्यास के आयोजन से दोनों देशों से बीच में द्विपक्षीय संबंध है वो मजबूत हो गए। कौन सा अभ्यास हुआ? ईस्टर्न ब्रिज 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और इसका आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ? राजस्थान के जोधपुर में भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में। नेक्स्ट दोस्तों, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? क्या क्वेश्चन है? नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? असम। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किसने? असम ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में इस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया और इसे राज्य परिवहन विभाग IIT मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। इस मोबाइल एप्लीकेशन से रात में नदियों में चलने वाली नावों को सहायता मिलेगी। किसको? रात में जो नदियों में नाव चलती है उसको इस मोबाइल ऐप की सहायता से बहुत ही सहायता मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है? तो कितने वर्ष के? 12 से 18 वर्ष के। बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है।
दोस्तों इसमें कॉर्बेवैक्स वैक्सीन उपयोग की जाएगी। कौन सी वैक्सीन? कॉर्बेवैक्स। इस वैक्सीन को हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने डेवलप किया है। किसने बनाया? हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने। फिर नेक्स्ट दोस्तों, किस देश ने आयरन डोम के नेवर वर्जन सी डोम प्रणाली का परीक्षण किया? कौन सी डोम प्रणाली? नेवर वर्जन सी डोम प्रणाली का आयोजन किस देश ने किया? इजराइल ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें सी डोम सिस्टम का, इसका उपयोग इजराइल कई सालों से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों को नीचे गिराने के लिए करता है। अब इजराइल ने सी डोम प्रणाली के नेवियल वर्जन का भी परीक्षण किया, जिससे अब इजराइल अपनी समुद्री सीमा में रॉकेट के हमले को रोक सकता है। तो कौन सी प्रणाली का? सी डोम सिस्टम का। दोस्तों आयरन डोम की अगर बात करें तो इस सिस्टम पर इजराइल ने काम 2006 से भी शुरू कर दिया था। दोस्तों आयरन डोम सिस्टम दुनिया का बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे पूरे शहर को किसी भी मिसाइल हमले से बचाया जा सकता है। इस व्यवस्था में दोस्तों रॉकेट, मोर्टार सेल, यूएई और मिसाइल को हवा में मार गिराया जा सकता है। छोटी से छोटी वस्तु को देखकर अलर्ट जारी किया जा सकता है और इसे बार बार फायर करने के लिए कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसकी सहायता से यह किसी मिसाइल या किसी ड्रोन को गिरा सकता है। तो दोस्तों आयरन ड्रोन है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर दोस्तों देखिए ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से इसका निशाना साध रहा है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर, कौन सी नदी पर? अंजी नदी पर देश का पहला केबल रेल पुल बनाया जा रहा है। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पुल नदी के तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर? 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा किया जाएगा, जो पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है। और इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर। नेक्स्ट दोस्तों किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया? क्या क्वेश्चन है? किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों यह गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल है जिसमें 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा सहित भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में किसान ड्रोन लॉन्च किया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ड्रोन के उपयोग से किसानों के समय की बचत की जाएगी। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों आज का जो वीडियो सेशन है वो फरवरी के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो सेशन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, रूस के द्वारा किसी देश के कई शहरों पर मिसाइल बरसाए गए? किस देश के कई शहरों पर रूस द्वारा अभी जो हमला चल रहा है वो किस देश पर? यूक्रेन पर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों रूस ने 24 फरवरी की सुबह 5 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। किस देश पर? यूक्रेन पर। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों में मिसाइल बरसाए गए और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि उसका यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका यूक्रेन और ये रूस, इसके द्वारा इस पर हवाई हमला किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत है जो किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों बात करें सीईपीए समझौते के तहत इसको स्थापित किया जाएगा। इस आईआईटी को यूएई में
किसके तहत? CEPA समझौते के तहत स्थापित किया जाएगा। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। क्रॉस सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश एक इंडो UAE कल्चरल काउंसिल भी स्थापित करेंगे। दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या क्वेश्चन है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा संजीव सान्याल। दोस्तों बात करें वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल, पहले ये क्या थे? वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार। इनको PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया। किस सदस्य के रूप में? PM आर्थिक सलाहकार के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया। और इसकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। सान्याल को 2017 में वित्त मंत्रालय का प्रमुख आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह ड्यूश बैंक में प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। कौन सी बैंक में? ड्यूश बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया? तो कितना बढ़ाया गया? 2 माह के लिए। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें इस आयोग को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्र के पुनर्निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। और इस आयोजन का जो कार्यकाल है वो 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया और ये 6 मई को समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशंस कमीशंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अगर बात करें तो परिसीमन जो आयोग का जो गठन है वो कब किया गया? 6 मार्च 2020 को। केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। और इसके जो अध्यक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला पॉइंट है कि इसके जो परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। और इस आयोग को पिछले साल पहले ही 1 साल का विस्तार दे दिया गया था। और जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? 114 कर दी जाएगी, जिससे जम्मू कश्मीर क्षेत्र को इसमें क्या होगा? फायदा होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि यूक्रेन के बाद किस देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यूक्रेन के जो हमले हुए उसमें उस हमले के तहत और किस देश ने आपातकाल की घोषणा कर दी? तो आपका आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा। लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन? गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस तरह यूरोप में भी युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में रूस के पड़ोसी बाल्टिक देशों में भी खलबली मच गई है। लिथुआनिया ने मौजूद हालात को देखते हुए आपातकाल लागू कर दिया और लिथुआनिया कालिनग्राद की तरफ से रूस के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों ये बात करें, देखिए ये आपका यहाँ पर कौन है? रूस। और इसके जो बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक देश है और यहाँ पर आपके क्या है? रूस है। फिर दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो दोस्तों T20 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी? भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 123 मैचों में कितने रन बना दिए? 3307 रन के साथ पहली रैंक पर स्थित है। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पछाड़कर पहली रैंक प्राप्त की और विराट कोहली को भी इस रैंक में छोड़ दिया। श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ के इकाना स्टेडियम के खेले गए मुकाबले में T20 में यह रिकॉर्ड बनाया। गुप्टिल ने सबसे ज्यादा
3,299 रन इसके साथ दूसरी रैंक पर, और तीसरे रैंक पर कोहली के नाम 97 मैच में 3,296 रन। अब बहुत 7-8 रनों की और कमी है, इसी के साथ इस रैंक में फर्स्ट रैंक पर आ जाएंगे आपके विराट कोहली। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की कि किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। अभी जो बजट पारित हुआ था उसके अंदर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करने वाला एकमात्र पहला राज्य कौन सा आपका राजस्थान राज्य। दोस्तों राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलती है। इसमें कर्मचारियों की पेंशन के लिए वेतन से कहीं कटौती नहीं होती। इसकी घोषणा राजस्थान के बजट के समय की गई, किसके द्वारा? राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कौन महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋचा घोष, जो केवल 26 गेंद पर 50 पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? ऋचा घोष। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा किया भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने, जिन्होंने 26 गेंद पर 50 रन ठोक डाले और वनडे में सबसे तेजी से हाफ सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। उन्होंने 14 साल पहले रुमेलीधर के बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया और रुमेलीधर ने 2008 में 28 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई थी, जो श्रीलंका के खिलाफ अपनी 50 पूरी की थी। इन्होंने किसके खिलाफ की? श्रीलंका के खिलाफ। और जो 26 गेंद पर 50 रन ऋचा घोष ने किस देश के खिलाफ बनाए? न्यूजीलैंड के खिलाफ। नेक्स्ट दोस्तों 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान PI किस देश ने भारत को सौंपा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान किस देश ने भारत को सौंपा है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें यह विमान भारतीय नौसेना को अमेरिका में स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से प्राप्त हुआ है। किस कंपनी द्वारा? एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा यह विमान भारतीयों को प्राप्त हुआ है और भारत सरकार ने 2009 में 8 P-8I विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था और बाद में 2016 में 4 अतिरिक्त विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इस प्रकार भारत ने कुल 12 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I खरीदे। भारतीय नौसेना ने 2013 में यह पहला विमान शामिल किया था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगली इसमें P-81 समुद्री गश्ती विमानों के बारे में। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये विमान होता क्या है। भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक होगा। भारत की इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड मॉनिटरिंग बनाए रखने में सक्षम है। P-81 एक लंबी दूरी की समुद्री रिकॉग्नाइजेशंस और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है। कौन सा? P-81। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगला क्वेश्चन, एक्स कोबरा वॉरियर 22 युद्ध अभ्यास किस देश में होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स कोबरा वॉरियर 22 युद्ध का अभ्यास किस देश में होगा? यूनाइटेड किंगडम UK इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों बात करें इसका आयोजन 6 से 27 मार्च 2022 तक यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में वॉशिंगटन में किया जाएगा। कौन सा अभ्यास? किंग कोबरा वॉरियर 22। भारतीय वायुसेना कोबरा वॉरियर 22 में भाग लेगी और इस अभ्यास में तेजस के 5 विमान हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में स्वीडन से ग्रिपेन लड़ाकू विमान, बेल्जियम से F-16 लड़ाकू विमान और सऊदी अरब के टाइफून और टोर्नेडो लड़ाकू विमान इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों की, तो सबसे पहला इंद्र अभ्यास, ये भारत और रूस के बीच। व्रज प्रहार अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। तो दोस्तों
ये एक बार स्क्रीनशॉट ले ले महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में इतना ही। फरवरी के तीसरे सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो ये क्लास थी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।